अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं और आज का ये टॉपिक इंटर के स्टूडेंट्स के लिए तो फायदेमंद जरूर है, लेकिन साथ साथ जो है नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनकी अभी बायोलॉजी के अंदर बेसिक है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसे पहली बार देख रहे हैं तो बायोलॉजी से जुड़े हुए मजीद लेक्चर्स के लिए और दीगर सब्जेक्ट्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस इज एक्चुअली द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड होता है और सेल डिवीजन की एक किस्म का नाम माइटोसिस है। याद रखिएगा, सिर्फ माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि माइटोसिस के अलावा हमारे पास कुछ और किस्में भी होती हैं सेल डिवीजन की। वो कौन कौन सी है? मिसाल, हमारे पास एक किस्म है जिसका नाम है मियोसिस। दूसरी हमारे पास एक किस्म है जिसको फिजन कहा जाता है। तीनों का हम फिलहाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे लाजमी, ताकि ये आपको आगे आसानी हो सके। तो माइटोसिस का बेसिकली डिस्कस करें कि माइटोसिस सेल डिवीजन की किस्म। दूसरा पॉइंट, माइटोसिस इट अकर्स इन यूकैरियोट्स, यानी कि उन जानदारों के अंदर होते हैं जो यूकैरियोट्स हैं, यानी जिनका यूकैरियोटिक सेल है, जिनका न्यूक्लियस मुकम्मल है, यानी बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जानदारों के अंदर माइटोसिस हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है यूकैरियोट्स के अंदर। तो माइटोसिस अकर्स इन यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स दोनों के अंदर होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि माइटोसिस अकर्स इन बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। यानी अगर हम बात करें हमारी जो सेल्स हैं वो तो वैसे ही बॉडी के सेल्स हैं, क्या उसके अलावा भी कोई दीगर सेल्स होते हैं? असल में जो सेल हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उन्हें हमने बॉडी सेल्स का नाम दिया हुआ है, या उन्हें हम सोमेटिक सेल भी कहते हैं। उसके अलावा जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ताल्लुक है, उन सेल्स को सोमेटिक नहीं बल्कि जर्म सेल्स कहा जाता है, या फिर उन्हें जो है गैमेट्स कहा जाता है। उनकी दो किस्में हैं, एग और स्पर्म, और उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस वहां नहीं होती। अब हम बात करें कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्यों माइटोसिस नहीं होती। याद रखिएगा, माइटोसिस के लिए एक चीज रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर्स, जो क्रोमोसोम को खींचने का काम करती हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वहां पर एब्सेंट होते हैं। इस वजह पर वहां पर माइटोसिस नहीं हो रही, बल्कि माइटोसिस की जगह एक और चीज हो रही है, और उसका नाम हमने रखा हुआ है फिजन। फिजन से मुराद ये है टूट जाना। फिजन किस तरह से हो रही है? ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल दो सेल्स में टूट रहा है, तो इसे कहा जाएगा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है ये हो रही होती है एक्चुअली इन प्रोकैरियोट्स। वहां पर माइटोसिस की जगह बाइनरी फिजन हो रही, सिंगल सेल से दो सेल बन रहे हैं हमारे पास। ये है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब बात करें हम लोग कि माइटोसिस के कितने हिस्से होते हैं। माइटोसिस की याद रखिएगा दो हिस्से होते हैं, एक को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो पहला हिस्सा जो है वो है कैरियोकाइनेसिस। पहले हिस्से के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस माना न्यूक्लियस की डिवीजन। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन जो है वो होती है कैरियोकाइनेसिस के अंदर। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटो माना सेल या साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को जो है साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। तो पहले जो सेल का लंबा अरसा है, माइटोसिस का लंबा अरसा है, वो गुजर जाएगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर। सेल दो न्यूक्लियस बनाने में ज्यादा वक्त गुजार लेगा। फिर जब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो लास्ट के अंदर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन का जो पीरियड है उसमें ज्यादा टाइम जो है वो कैरियोकाइनेसिस का, लास्ट का टाइम सिर्फ हो गया, वो हो गया साइटोकाइनेसिस का। अगर हम कैरियोकाइनेसिस का जिक्र करें तो पहले दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद
दो सेल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, ये पेरेंट सेल उससे बनने वाले डॉटर सेल। तो पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुई है, फिर डिवीजन ऑफ जो है साइटोप्लाज्म हुई है। तो पहले दो न्यूक्लियस बनते हैं, साइटोकाइनेसिस बाद में होगी, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस के भी देखें तो कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास चार हिस्से आ जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हम इनको जो है डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोफेज का जिक्र करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर एक तस्वीर में एक डायग्राम के नीचे अर्ली प्रोफेज लिखा हुआ है और दूसरा डायग्राम को मैंने खाली छोड़ा हुआ है और वहां मैंने लिखा हुआ है लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज के चेंजेस को लेट प्रोफेज के अंदर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जो तब्दीलियां अर्ली प्रोफेज के अंदर हो रही, शुरुआती प्रोफेज के अंदर हो रही है, वो तब्दीलियां फिर हम बाद में वहां पर लेट प्रोफेज के अंदर लिखने वाले हैं। पहले समझ लें कि प्रोफेज के अंदर सेल की क्या हालत होती है, क्या सूरत हाल होती है। तो यहां देखिए, अर्ली प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद है। दूसरा, क्रोमोसोम अभी तक नहीं बने, बल्कि क्रोमोसोम की जगह पर क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है और सेंट्रियोल जो है वो भी अभी जुड़े हुए हैं। तो ये था अर्ली प्रोफेज का। लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क आप देख रहे हैं ये तब्दील हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमेटिक नेटवर्क से क्रोमोसोम बन जाएंगे। याद रखिएगा, क्रोमोसोम हमारे पास डबल होंगे। क्रोमोसोम डबल मतलब कि डबल उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। डबल स्ट्रक्चर उसका किस तरह से हो जाएगा, आपने जब इंटरफेस पढ़ा था तो वहां पर एस फेज था इंटरफेस के अंदर, जहां डीएनए रिप्लिकेट हो रहा था, डीएनए जहां पर डबल हो रहा था। तो डीएनए के डबल होने से मुराद क्रोमेटिन नेटवर्क डबल पहले हो चुका था। अब जब वो कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम को भी वो डबल कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है तब्दील हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मौजूद थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। डिसअपियर यानी गायब हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेंट्रियोसोम जो थे, इसमें से दो सेंट्रियोल अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक सेंट्रियोल ये, दूसरा ये सेंट्रियोल, दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। और सिर्फ अलग नहीं होंगे बल्कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पर मूव कर जाएंगे। एक सेंट्रियोल एक तरफ तो दूसरा सेंट्रियोल दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या क्या चेंजेस हुए नोट करें आप लोग। पहला, क्रोमेटिक नेटवर्क से हमारे पास जो चीज बनी वो बनी क्रोमोसोम्स। सेंट्रियोल जो है डिवाइड हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये हो गई डिसअपियर, गायब हो गई हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क से बने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, सेंट्रोसोम डिवाइड हो गए दो अलग अलग सेंट्रियोल्स के अंदर। सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि इन सेंट्रियोल्स में से कुछ धागे निकलते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो है तीन तरह की होंगी। एक स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल के बिहाइंड जाएंगी, सेंट्रियोल के पीछे। दूसरी सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल जाएंगी जिन्हें हम कंप्लीट स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। तीसरी इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर्स होंगी जो कि क्रोमोसोम की तरफ आएंगी, जिन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल कहा जाएगा। तो ये हमारे पास तीन तरह के स्पिंडल्स होंगी, एक जो सेंट्रियोल के पीछे जाएंगी, दूसरा सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल जाएंगी, तीसरी जिनका अहम काम है वो जाएंगी क्रोमोसोम तक, क्रोमोसोम से अटैच होने के लिए जाएंगी। तो यहां पर हमारा जो है प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे हिस्से का जिक्र करने वाले हैं, दैट इज नोन एज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा देखें, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं काइनेटोकोर के साथ में जुड़ जाएंगे। व्हाट इज काइनेटोकोर? याद रखिएगा, ये जो क्रोमोसोम होता है इसकी बाजुओं को तो हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। बाजुओं को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्रोमेटिड्स। लेकिन यहां सेंटर में जो जगह होती है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है।
और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक डिस्क का प्रोटीन होती है, उसे काइनेटोकोर कहा जाता है। तो होगा ये कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये अटैच हो जाएंगे इस प्रोटीन की डिस्क के साथ, इस काइनेटोकोर के साथ जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। यहां पर सिर्फ अटैचमेंट होगी और क्रोमोसोम्स सारे एक सिम्त में आ जाएंगे, एक सीधी कतार में, एक इक्वेटर लाइन में, एक सीधी बीच वाली लाइन पर जो है तमाम क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, और जो पॉइंट था मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख लिया है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटर लाइन में आ जाएंगे और दूसरा अटैचमेंट हो जाएगी क्रोमोसोम्स के साथ में, काइनेटोकोर के साथ में स्पिंडल फाइबर्स की। अब हम आगे जिक्र करने वाले हैं एनाफेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है एनाफेज का जिक्र करने वाले हैं, यानी तीसरे स्टेप का जिक्र करने वाले हैं। याद रखिएगा एनाफेज के अंदर जो है क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाएंगी। याद रखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट डबल क्रोमोसोम था। ये क्रोमोसोम की जो बाजू हैं ये जो है ये डिवाइड हो जाएंगी, क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाएंगी। और डिवाइड होने की वजह क्या है? खिंचाव। खिंचाव की वजह से, पुलिंग फोर्स की वजह से ये डिवाइड हो जाते हैं। खिंचाव किस चीज का? जो इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स थे वो कॉन्टेक्ट हुए, वो सिकुड़े हैं। सिकुड़ने से खिंचाव क्रिएट हुआ और स्पिंडल फाइबर्स के खिंचाव की वजह से क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट और उसके अलावा ये क्रोमेटिड्स को अपने साथ लेकर जा रही हैं अपोजिट एंड तक, यानी यहां तक जो है क्रोमेटिड्स जा रही हैं, अपोजिट एंड तक पहुंच रही हैं ड्यूरिंग द एनाफेज। अब उसके बाद हम जिक्र करेंगे, एनाफेज के बाद हम जिक्र करेंगे टीलोफेज का, यानी लास्ट स्टेप का हम जिक्र करने वाले हैं कि लास्ट स्टेप पर क्या होने वाला है। जो हमारे पास लास्ट स्टेप है उसका नाम है टीलोफेज, और टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो चीज जाहिर हुई थी, जो जो एक्शंस हुए थे, वो यहां पर रिवर्स में होंगी, यानी अपोजिट में होंगी। पहली बात यहां पर क्या होगी? पहला पार्ट ये होगा कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे, यानी ये क्रोमोसोम्स यहां अपोजिट पोल्स पर जो है क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे। दूसरा, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनी थी, अब स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगी। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स गायब होना शुरू हो जाएंगे। वहां पर प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, तो वहां गायब हुई थी, उसका अपोजिट होगा जाहिर होना। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर होगी। क्या हुआ यहां पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा जाहिर, और सेंट्रोज वापस जुड़ करके सेंट्रोसोम बना देंगे, सेंट्रोज ज्वाइन टू फॉर्म। तो ये देखिए आप कि प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स जाहिर हुई थी, यहां गायब हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां गायब हुई थी, यहां जाहिर हुई थी। वहां सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल बने थे, यहां सेंट्रियोल वापस जो है सेंट्रोसोम को बना दे। तो ये अपोजिट जो है काम हो रहे हैं इन द टीलोफेज लास्ट स्टेप के अंदर। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स तब्दील हो जाएंगे क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, यानी कि वहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बना था, यहां पर जो है क्रोमोसोम्स वापस तब्दील हो जाएंगे क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर। तो ये भी एक अपोजिट पॉइंट हो गया। अब ये जो हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, ये हमारे पास हो चुका है कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस था कैरियोकाइनेसिस का। अब लास्ट स्टेप होगा हमारे पास जो कि कहलवाएगा साइटोकाइनेसिस का। साइटोप्लाज्म अब डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होगा? याद रखिएगा कि पहले हमारे पास होगा साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म गोल गोल घूमेगा ताकि तमाम मटेरियल्स दोनों तरफ बराबर पहुंच जाए। उसके अलावा जो यहां पर कुछ हमारे पास एक्टिन की, कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन की जो है फाइबर्स आ जाएंगी, जो कि यहां पर सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ना शुरू कर देंगी। तो जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ेगी तो हमारे पास दो सेल अलग बन जाएंगे। तो ये हुआ है
सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से हमारे पास दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। तो ये था हमारे पास साइटोकाइनेसिस का सेल डिवीजन का। याद रखिएगा प्लांट के अंदर सेल डिवीजन अलग है, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन अलग है। ये जो हम पूरा पढ़ रहे थे ये हम एनिमल की सेल डिवीजन का पढ़ रहे थे। प्लांट की सेल डिवीजन अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, वहां साइटोप्लाज्म खुद से जो है स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। और एक और दूसरी बात याद रखिएगा कि प्लांट के सेल इस शेप के होते ही नहीं। आपको मालूम है प्लांट की सेल इस तरह से क्यूबिक शेप के होते हैं क्योंकि बाहर उनके सेल वॉल। अब होगा क्या कि प्लांट के सेल के अंदर सेल डिवीजन किस तरह से होगी? न्यूक्लियस तो हमारे पास दो आ चुके हैं। सेल किस तरह से डिवाइड होगा कि गोल्गी बॉडीज जो है एक केमिकल को सीक्रेट करेंगी और वो केमिकल जो है उसके अंदर पेक्टिन होगा, उसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होगा और वो जो है यहां पर मिडल से बीच में से जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यही मटेरियल इस वक्त कहलवाएगा सेल प्लेट और बाद में मिडल लेमिला कहलवाएगा। दो सेल्स के दरमियान जो दीवार होती है वो मिडल लेमिला होती है। याद रखिएगा ये सेल बाहर से अंदर की तरफ गया है और ये जो सेल होता है अंदर से बाहर की तरफ जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे पास दो सेल हमारे पास बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस लेक्चर को मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि नॉलेज ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।